हेलो बच्चों, वेलकम। आज के लेक्चर में हम लोग उपस्थित हुए हैं द्रव्य के गुणों के बारे में जानने के लिए। द्रव्य के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव और द्रव्य स्थितिकी। इन सारे टॉपिक्स में से आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो है प्रत्यास्थता। तो आइए जानते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है। तो आपने जनरली अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे मटेरियल्स या मैटर ऐसे होते हैं जिनको जब आप उनकी ओरिजिनल पोजीशन से दबा देते हैं, या इसको कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में विरूपित कर देते हैं, उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर, प्रेशर लगा के आप जब डिफॉर्म कर देते हैं तो उसकी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। तो कुछ बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनको डिफॉर्म करने के पश्चात जब उन पर लगाया गया एक्स्ट्रा फोर्स को हटाया जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर को हटाया जाता है, तो फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में वापस आ जाते हैं, ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वस्तु के, द्रव्य के इसी गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। और जिन मैटर्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उन मैटर्स को हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। अब ये इलास्टिक बॉडीज जो होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी वायु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप में परिवर्तन का विरोध करती है, और विरूपक बल हटा लिए जाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो यही गुण कहलाता है प्रत्यास्थता, और ऐसे वस्तु कहलाते हैं प्रत्यास्थ। तो ये प्रत्यास्थ बॉडीज जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पूर्ण सुघट्य पदार्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ। दूसरा है पूर्ण सुघट्य पदार्थ, और तीसरा है अप्रत्यास्थ पदार्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, ये वो वस्तुएं होती हैं जिनमें जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया, डिफॉर्मिंग फोर्स वह बल होता है जो किसी वस्तु के रूप को बदलने के लिए लगाया जाता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में पूरी तरह से वापस आ जाती है। तो ऐसी वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाती हैं। और वास्तव में लाइफ में, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो। ठीक है, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रांज आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम पूर्ण प्रत्यास्थ मान सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज वो हैं जिनमें लगाए गए विरूपक बल को हटाने के पश्चात वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती है। तो ऐसे पदार्थों को हम प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। जैसे गीली मिट्टी है, वैक्स है, इन सब को दबाने के पश्चात मिट्टी को आप जैसा शेप देते हैं वो उसी शेप में आ जाती है, वापस से अपने शेप को प्राप्त नहीं करती है। अप्रत्यास्थ पदार्थ यानी इन इलास्टिक बॉडीज, ये वो बॉडीज हैं जिन वस्तुओं पर बाह्य बल लगाने से उनका आकार और रूप अपरिवर्तित रहता है, अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं बहुत अधिक परिमाण का विरूपक बल लगाने पर भी अपनी बॉडी को डिफॉर्म नहीं कर पाती हैं। प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये वो सीमा होती है कि किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु में विरूपक बल का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जब विरूपक बल को हटा लेने पर भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटती है और हमेशा के लिए वो डिफॉर्म हो जाती है या विरूपित हो जाती है, और उसमें से प्रत्यास्थता गुण नष्ट हो जाता है। तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स या विरूपक बल के वो मैक्सिमम लिमिट जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहता है, उसे पदार्थ के प्रत्यास्थता की लिमिट या प्रत्यास्थता की सीमा का। अब आता है प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? तो बच्चों, प्रतिबल और आपको लगेगा कि दाब दोनों ही एक जैसी राशियां हैं, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल जो होता है वो वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल के पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स, और ये बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, इस फोर्स को सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल पहले एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें प्रेशर का एक्सपीरियंस होता है, ये मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म होना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन जैसा हमने बताया था पहले ही आपको कि हर बॉडी अपने शेप, अपनी स्थिति परिवर्तन विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पर यही जड़त्व जो है प्रतिक्रिया बल के रूप में आता है। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पर लगाया जाएगा, इसके पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स इस बल के अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया बल भी लगाते हैं, रिएक्शन फोर्स। ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर से लगने वाला जो रिएक्शन फोर्स है, कहाँ पर, जितने एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है, यानी पर यूनिट एरिया पर मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया रिएक्शन फोर्स जो होता है वही स्ट्रेस या प्रतिबल कहलाता है। अब दाब और प्रतिबल में क्या अंतर है? जब हम किसी वस्तु को दबाते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर ऊपर से लगाया गया जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर, ये प्रेशर होता है। लेकिन यही फोर्स का जो रिएक्शन अंदर से कार्य करता है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दी बॉडी, तो यही आपका कहलाने लगता है कि ये बेसिकली ये R/A होगा। ठीक है। तो यही स्ट्रेस S = R/A, इट इज द रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड बाय द इंटरनली मॉलिक्यूल्स ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड फॉर डिफॉर्मिंग द बॉडी। ओके। तो इसी चीज़ को आप समझिए यहाँ पे कि प्रतिबल क्या होता है, वाय बल बटा क्षेत्रफल। वैल्यू तो वही आएगी कि जितना ऊपर से वाय बल लगेगा, रिएक्शन फोर्स भी उसी के अगेंस्ट ऊपर की ओर लगता है। ठीक। तो यहाँ पर जो वाय बल है वो बेसिकली रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है। देखिए फॉर्मूला में क्या, डिफिनेशन में क्या है, वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रतिबल = वाय बल अपॉन क्षेत्रफल, प्रतिबल P = F/A। ये P प्रेशर नहीं है, ये प्रतिबल है। इसका विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं, बल का विमीय सूत्र रखेंगे, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ml-1 T-2 आएगा। अब प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू आप देख लीजिए कि प्रतिबल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस, विरूपक प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल, शीयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है। तो जो ये अभिलंब प्रतिबल है, नॉर्मल स्ट्रेस, ये 2 प्रकार के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं, इनका डिटेल हम समझ लेते हैं कि इनका डिटेल क्या है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल, इससे आप समझ लीजिए। अनुदैर्ध्य अगर आप समझने में दिक्कत हो रही है तो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल का जो मतलब होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, इसका मतलब होता है एलोंग दी लेंथ, ये होता है एलोंग दी लेंथ। यानी जब किसी भी मटेरियल पर, जब किसी भी पदार्थ पर उसके लेंथ के एलोंग विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाता है कि उसकी आकृति में जो परिवर्तन है उसकी लंबाई के एलोंग होती है। अर्थात जब उस, मान लिया कि कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसका ओरिजिनल लंबाई L है, यहाँ पे हमने विरूपक बल लगा के इसको खींचना शुरू कर दिया। जब खींचते हैं तो इसकी लंबाई L से बढ़ के मान लिया यहाँ से यहाँ तक L' हो जाती है। तो इस प्रकार जो एक्सटर्नल फोर्स या विरूपक बल जो लगाया गया, उसको लगाने की वजह से इसके आकार में परिवर्तन हुआ, और आकार में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के प्रतिबल को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो जो आपकी तार है, ठीक है, उस केस में आपका क्या है, जो हमारी वायर है, वायर की लंबाई L से बढ़कर L' हो जाती है। तो हम आपको समझा रहे थे कि ये अगर लंबाई L है तार की, इस पर सपोज कर लिया हमने एक mg बल लगा लिया नीचे की तरफ, और तार की लंबाई बढ़ के यहाँ से यहाँ तक mg बल लगने के बाद इसकी लंबाई पहले L से हो गई, यहाँ से यहाँ तक L'। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, जब तार की लंबाई बढ़ती है तो इसी के अगेंस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रेडियस भी चेंज होता है। ठीक है। तो प्रतिबल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम डिफाइन कर सकते हैं F अनुदैर्ध्य प्रतिबल P F/A। यहाँ पर F क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो mg बल लगा कर खींचा गया, ये हो गया mg, L क्या है, ए क्या है, पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इस तार का अगर रेडियस R है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा,
इस तार का क्रॉस सेक्शन एक सर्किल होगा, सर्किल का रेडियस r होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो पर यूनिट एरिया होगा वो हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल क्या है कि जब वस्तु की संपूर्ण सतह पर सभी जगह एक समान बल अथवा दाब तल के लंबवत कार्य करता है, तब वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है परंतु रूप नहीं बदलता है। इस प्रकार वस्तु के एकांक पिच के क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंब बल अथवा दाब को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, और इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं अभिलंब प्रतिबल P होता है। इस केस में क्या हुआ कि आयतन परिवर्तित होता है। तो सपोज कर लिया कि ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसके संपूर्ण सतह पर इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन के डायरेक्शन में एक समान बल आरोपित होता है या एक समान दाब लगता है, और इसकी वजह से ये जो दाब है इसके एकांक क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है। इस समय क्या है, इसका आकार नहीं बदलता है, इसका आयतन बदलता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर यहाँ से ऊपर एक समान फोर्स चारों तरफ से लगेगा, यहाँ पर हर जगह एक समान फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या है, अगर ये दब जाता है तो इसका आकार जो यहाँ से यहाँ तक पहले था, ये दबने के बाद ये हो सकता है सप्रेस होकर इतना बचे, तो इसका आयतन परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से अगर लंबाई के लॉन्ग लगता है तो वो हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब स्ट्रेस होता है तो वो कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेस या अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल का जो प्रकार है टेंसाइल स्ट्रेस और संकुचन प्रतिबल। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब जब वायु बल लगाने से वस्तु में खिंचाव और तनाव उत्पन्न होता है तब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत बल को तनन प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और जब वस्तु पर वायु बल लगाने से वस्तु में सिकुड़न उत्पन्न होता है यानी कंप्रेशन हो जाता है, वस्तु सिकुड़ जाती है, तब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम कहते हैं संकुचन प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। इसके बाद आता है विरूपक अथवा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो जब इस प्रकार फोर्स लगाया जाता है कि वस्तु के तल को स्पर्श करते हुए तल के समांतर वायु बल इस प्रकार कार्यरत होता है कि वस्तु के रूप में परिवर्तन हो जाता है और उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, तब इस प्रकार वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को स्पर्श रेखीय अथवा विरूपक प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे जो हमारा गुटका है, मान लिया ये ऐसा है, इस पर हमने टेंजेंशियल फोर्स इस तरह से लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी पर नीचे की तरफ तो फोर्स लग नहीं रहा है, इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये बॉडी का नीचे वाला हिस्सा तो यहीं रहेगा, ऊपर का हिस्सा यहाँ से खिसक के सपोज यहाँ आ जाता है, तो ये बॉडी ट्रांसफॉर्म होके इस अवस्था में आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें चेंजेस आ गए ऊपर की बॉडी में। तो वर्टिकल डायरेक्शन से देखा जाए तो थीटा एंगल का इसमें डिफॉर्मेशन हो गया। तो यही है हमारा विरूपण प्रतिबल या सीरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी के क्रम में दूसरी चीज़ आती है विकृति या स्ट्रेन। विकृति क्या चीज़ है? विकृति होती है कि जब हम किसी भी वस्तु पर वायु बल लगाते हैं और वस्तु में विरूपण उत्पन्न हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु के आकार में चेंजेस और वस्तु के प्रारंभिक आकार के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। ठीक है, वस्तु के एकांक आकार में वायु बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ये विकृति 3 प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 तरह के स्ट्रेस है, उन्हीं के रिगार्डिंग 3 तरह के स्ट्रेन भी होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाने की वजह से लंबाई में वृद्धि होती है तो अनुदैर्ध्य विकृति जो कहलाती है वो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, ये हो जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन विकृति क्या है? जब हमने सेकंड क्या पढ़ा था, अभिलंब स्ट्रेस, अभिलंब स्ट्रेस या अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल लगाने की वजह से वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। तो जब आयतन में परिवर्तन होता है तो यही चीज़ है कि प्रारंभिक, माना कि वस्तु का प्रारंभिक जो आयतन था वो v था और चेंज इन आयतन
या चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी अपॉन वी जो हो जाएगा आपका आयतन विकृति हो जाएगा। इसी प्रकार अपरूपण विकृति क्या है? अपरूपण विकृति में होता है कि यदि किसी वस्तु की सतह के समांतर इस प्रकार बल लगाया जाए कि उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए और आयतन अपरिवर्तित रहे, तो उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहती है। इसे हम एंगल से मेजर करते हैं। मान लिया कि वो एंगल थीटा होगा।